Oh. So next, next हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपागेशन ऑफ द साउंड। तो साउंड को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, राइट। सो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए जो भी मीडियम चाहिए, राइट, वो मीडियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम शुड बी इलास्टिक, क्योंकि ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करने वाले हैं। तो वाइब्रेट करके ऐसा नहीं है कि आगे की तरफ रुक जाए, वो वापस अपनी पोजीशन पर आ सके। सो ऐसा इलास्टिक बिहेवियर होना चाहिए प्लास्टिक का। सो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम शुड बी इलास्टिक। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम शुड हैव इनर्शिया। इनर्शिया मतलब मास होना चाहिए। अगर मास होगा तो ही वो पार्टिकल एनर्जी एक्सेप्ट करके आगे जा पाएगा, उसके आगे वाले पार्टिकल को देगा और फिर वापस आ पाएगा। ये जो साउंड का प्रोपोगेशन है, तुम उसको कुछ इस तरह से भी ले सकते हो कि जैसे समझिए बेंच बाय बेंच स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब फर्स्ट बेंच के स्टूडेंट को मैं एक नोटबुक देता हूं कि भाई पीछे पास करो, तो फर्स्ट बेंच वाला बच्चा नोटबुक उठाएगा, पीछे पास करेगा, वो वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा। फिर सेकेंड बेंच वाला बच्चा नोटबुक लेगा, थर्ड बेंच पे पास करेगा, वापस वो अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी होनी चाहिए, राइट, इनर्शिया होना चाहिए, मास होना चाहिए, सो दैट वो ऑब्जेक्ट को उठा सके, एनर्जी स्टोर कर सके, आगे पास ऑन कर सके। और फ्रिक्शन एकदम मिनिमम होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे मैंने दी नोटबुक, लेकिन सेकेंड थर्ड बेंच और फोर्थ बेंच बच्चा वाला ऐसा उसका ध्यान ही नहीं है, या वो फ्रिक्शन दिखा रहा है कि भाई मुझे नहीं पास ऑन करनी है। सो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, या कम से कम होना चाहिए। सो दिस आर द थ्री कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ऐसा भी कह सकते हो कि ये मीडियम की प्रॉपर्टीज है कि अगर मीडियम के पास ये खासियत होगी तो ही वो साउंड आगे जा पाएंगे। सो ये वीडियोस में भी हमको दिख रहा है कि भाई साउंड जो है, राइट, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड आगे बढ़ते जाता है। सो ये दोनों वीडियो में भी पार्टिकल्स का वाइब्रेशन दिख रहा है, राइट। पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे को आगे वाइब्रेशंस पास ऑन कर रहे हैं। और इस वाइब्रेशंस के अंदर जो रीजन होती है जहाँ पे पार्टिकल्स काफी सारे जमा हो जाते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन। और जहाँ पे पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं रेरफेक्शन। ये वीडियो में देख सकते हो कि स्प्रिंग जहाँ काफी जमा हो गई है वो पार्ट हम कहते हैं कॉम्प्रेशन, और जहां पर वो दूर दूर है उस पार्ट को हम कहते हैं रेरफेक्शन। फिर नेक्स्ट आता है प्रूव दैट मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड। सो बेल जार एक्सपेरिमेंट ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, जो कि ये हमको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है कि भाई हाँ, मटेरियल मीडियम जरूरी है साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। अगर मीडियम नहीं होगा, जैसे कि स्पेस में है ना, स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं है तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में पॉसिबल ही नहीं है। एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई बीच में मीडियम है ही नहीं। तो इफ मीडियम इज नॉट प्रेजेंट, साउंड वोंट बी एबल टू ट्रैवल। मीडियम का होना जरूरी है, चाहे सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे गैस, बट मीडियम होना चाहिए। सो हाउ विल यू प्रूव दैट मीडियम इज नेसेसरी फॉर द साउंड टू ट्रैवल? तो लेट्स सी दिस वीडियो, जो बताता है कि भाई एक बेल जार है, उसमें इलेक्ट्रिक बेल सेटअप की हुई है, राइट, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है उस बेल जार को। और फिर बेल स्टार्ट करते हैं तो बेल की आवाज हमको सुनाई देती है, बट फिर बाद में हम बेल जार के साथ में वैक्यूम पंप कनेक्ट करते हैं। वैक्यूम पंप को जैसे ही स्टार्ट करोगे तो अंदर की हवा सारी वैक्यूम पंप खींच के बाहर निकाल देगा। जैसे जैसे हवा बाहर निकलती जाती है, बेल की आवाज धीरे 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 बंद हो जाती है। सो जैसे ही अंदर पूरा वैक्यूम हो गया, बेल रिंग होती हुई तो दिखेगी, बट उसकी आवाज हम नहीं सुन पाएंगे।
इसी चीज को हम ऐसे आंसर फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि भाई सेटअप इज डन विच कंटेन्स इलेक्ट्रिकल सर्किट made up of cell switch electric bell and a vacuum pump, right? उसके बाद में हम switch is turned on, the sound of the electric bell can be heard clearly easily. अब हम वैक्यूम पंप स्टार्ट करते हैं. As soon as you start the vacuum pump, it starts evacuating the air from the jar, and it can be noticed that the sound of the bell slowly fades away. Once all of the air has been expelled out, the bell can be seen ringing, but no sound can be heard. So this experiment clearly proves that medium is necessary for the sound to travel. What is a wave and wave motion? अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं. हमें पता है कि साउंड तो वेव ही है. मैंने स्टार्टिंग में कहा कि वेव्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर साउंड वेव्स ये एक छोटा सा हिस्सा है, और उस साउंड वेव्स में भी इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टैंडर्ड 9 में दिया हुआ है. तो ये दो टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी. एक है वेव और दूसरा है वेव मोशन. तो वेव का मतलब होता है कि डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम ड्यू टू एंड फ्रो वाइब्रेशन. जैसे ही मैं बोलता हूं मेरे पास की मुंह के पास की जो हवा है उसमें कुछ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस होता है. तो ये टू एंड फ्रो की जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है मीडियम के अंदर, इसको हम कहते हैं वेव. अब ये वेव एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी, कैसे, उसको हम कहते हैं वेव मोशन. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम, राइट, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल अबाउट देयर मेन पोजीशन, इट्स कॉल्ड एज ए वेव. तो ऐसे कहो कि डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम, या दूसरा हिस्सा ऐसा भी कह सकते हो कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वी कॉल इट एज ए वेव. दिस वेव मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विद द हेल्प ऑफ ए मीडियम. कुछ कुछ वेव्स को मीडियम की जरूरत भी नहीं होती है, बट क्योंकि हम साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा कहना सही है कि भाई टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर साउंड वेव्स नीड ए मीडियम. द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये है वेव मोशन का डेफिनेशन. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, वेव का यहाँ से शुरू होके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जाना, उसको हम कहते हैं वेव मोशन. ये वीडियो डेमोन्स्ट्रेट करेगा वेव मोशन कैसा होता है. ये देखो, स्ट्रिंग को प्लग करके छोड़ दिया तो राइट साउंड भी दिखता है, और जो मीडियम है या तो वो जो सोर्स था वाइब्रेट करते हुए भी दिखता है. सो वेव प्रोड्यूस हो रही है, और फिर उन वेव्स से जो भी आवाज, जो भी डिस्टरबेंस है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ द मीडियम. नेक्स्ट आता है, ये एक और टर्म है इलास्टिक वेव्स या मटेरियल वेव्स. क्या मतलब होता है इलास्टिक वेव या मटेरियल वेव का? इलास्टिक वेव बोलो या मटेरियल वेव बोलो, ये वो वेव्स है जिनको मीडियम की जरूरत है. जैसे कि साउंड वेव्स, तो साउंड वेव्स को मीडियम की जरूरत है, वो उसके बिना जा नहीं सकती. वाटर वेव्स को भी मीडियम की जरूरत है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकती, राइट. ऐसी सारी वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये वो सारी वेव्स जो कि मीडियम के बिना नहीं जा सकती, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. एक्चुअली में पानी की वेव्स तो लॉन्गिट्यूडनल में नहीं आती है, इसको छोड़ दो. अभी लॉन्गिट्यूडनल वर्ड हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. बट ये वेव्स है जिनको मीडियम चाहिए, तो इनको हम कहेंगे मटेरियल वेव्स. ऐसी भी कुछ वेव्स है जैसे लाइट वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी ऐसी वेव्स है कि जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है, तो इनको हम कहेंगे नॉन इलास्टिक या नॉन मटेरियल वेव्स. ऐसी वेव्स, राइट, जिनको मीडियम की जरूरत है. साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मीडियम की जरूरत है. पानी की वेव्स भी पानी का ही यूज करके आगे बढ़ती है, तो इनको हम कहती है इलास्टिक वेव्स या मटेरियल वेव्स. द वेव्स दैट नीड मीडियम टू ट्रैवल आर कॉल्ड एज इलास्टिक और मटेरियल वेव्स. साउंड वेव्स आर मटेरियल वेव्स, वाटर वेव्स भी मटेरियल वेव्स है. लाइट वेव्स आर नॉन मटेरियल वेव्स, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल. सो टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, उससे रिलेटेड ये डेफिनेशन. नेक्स्ट आता है व्हाट इज ए ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो ये वर्ड्स
समझ में आने चाहिए कि भाई ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को समझने के लिए ये वीडियो देखो, राइट। तो अब ये मेजर डिफरेंस वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन को लेके है। वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यहां पर देखोगे तो पार्टिकल वाइब्रेट भी इसी डायरेक्शन में हो रहे हैं और वाइब्रेट भी वो सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, कुछ ऐसे साउंड वेव्स। तो वो पार्टिकल्स वाइब्रेट भी ऐसे होते हैं और वो वेव भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। वैसी वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कॉम्प्रेशन और रेरफेक्शंस बनते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, जैसे कि वाटर की वेव्स। थर्मोकोल का पीस रख दो, राइट, और पानी में थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करो तो पानी ऐसा ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा, है ना। वेव आगे जाएगी लेकिन थर्मोकोल का पीस उसी जगह पे रहेगा। तो जिन वेव्स में पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं बट वेव तो आगे की तरफ जाती है, वैसी सारी वेव्स को हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। इन वेव्स के बारे में हम थोड़ी और डिटेल देखते हैं कि क्या है उसके डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कॉम्प्रेशन और रेरफेक्शन फॉर्म होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव थी, साउंड की वेव लॉन्गिट्यूडनल है, पानी वाली वेव ट्रांसवर्स है, लाइट वाली वेव भी ट्रांसवर्स है, याद रखना इस डिफरेंस बिटवीन में है, राइट। सो ट्रांसवर्स वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म होते हैं। क्रेस्ट और ट्रफ का मतलब है कि ये जो पोजीशन ऑफ हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो ये जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है उसको हम कहेंगे क्रेस्ट, और जो लोएस्ट डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है उसको कहेंगे ट्रफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कॉम्प्रेशन और रेरफेक्शन फॉर्म होते हैं। कॉम्प्रेशन यानी रीजन ऑफ हायर डेंसिटी, राइट, ये रहा कॉम्प्रेशन, और यहाँ पे पार्टिकल्स काफी दूर दूर है, इसको हम कहेंगे रेरफेक्शन। फिर ट्रांसवर्स वेव्स, नो प्रेशर वेरिएशंस, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में देयर इज ए प्रेशर वेरिएशन थ्रू आउट द मीडियम। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इस पॉइंट्स को एज इट इज लर्न करो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो क्योंकि वो फिर थोड़ा हायर लेवल फिजिक्स हो जाता है। दे कैन बी प्रोपागेटेड थ्रू सॉलिड्स, सरफेस ऑफ लिक्विड्स बट नॉट गैसेस। तो ये एक पॉइंट अच्छे से याद रखो कि ट्रांसवर्स वेव्स गैसेस में नहीं हो सकती, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तीनों में हो सकती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी आगे बढ़ सकती है। इन ट्रांसवर्स वेव्स पार्टिकल्स वाइब्रेट एट राइट एंगल्स। पानी की वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स यानी सिंपल ऐसे याद रखो पानी की वेव्स, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए सिंपल याद रखो के साउंड की वेव्स। तो वाटर वेव्स में पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट होते हैं, उसको हम कहते हैं कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में यानी कि साउंड वेव्स में पार्टिकल वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपागेशन। ट्रांसवर्स वेव्स में नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कहीं कहीं पे डेंसिटी ज्यादा होती है, कहीं कहीं पे डेंसिटी कम होती है। ट्रांसवर्स वेव्स, लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। वाटर भी है ही एग्जांपल, पर लाइट के बारे में डिस्कशन हायर क्लासेस में है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल है साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो इतने पॉइंट्स मेमोराइज भी करने हैं, खुद के वर्ड्स में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव मोशन। अब ये जो वेव एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है ना, हम खुद एनर्जी स्टोर्ड रखते हैं और हम खुद एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो ये जो वेव का मोशन है उसकी खासियत है। तो सबसे पहली चीज तो भाई वेव मोशन में मटेरियल मीडियम चाहिए, खास करके साउंड वेव्स। इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई खास करके हम साउंड वेव्स की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ वेव्स में मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और ये चैप्टर साउंड का है
तो बाय डिफॉल्ट ये खासियतें साउंड वेव्स की ही है, हर वेव्स पे अप्लाई नहीं होती है। So waves require material medium. To be specific, sound waves require material medium to travel through. Wave is caused due to periodic disturbance. ये वर्ड भी समझना है, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस यानी वाइब्रेशंस पीरियोडिक है, इसने वाइब्रेट किया फिर ये वाइब्रेट करेगा फिर उसके आगे वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले पार्टिकल ने वाइब्रेट कर लिया फिर दूसरा वाला पार्टिकल रिलैक्स करेगा, जब उसका मूड होगा तब वाइब्रेट करेगा। मैंने नोटबुक पास करने वाला एग्जांपल दिया, तो फर्स्ट ने पास किया, लेट से आधी सेकंड लगी, दूसरे वाले ने नोटबुक पास की आधी सेकंड लगी, तीसरे वाले ने पास की आधी सेकंड लगी। तो ऐसे पीरियोडिकली वाइब्रेशंस आगे पास ऑन होते हैं। इट इज द डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल्स, जो एनर्जी है, राइट, जो आवाज साउंड की एनर्जी है वो मीडियम के थ्रू जा रही है, मीडियम खुद कहीं नहीं जा रहा है ना। हम रोड के थ्रू कहीं पर पहुंचते हैं, रोड कहीं नहीं जाती है, वो तो अपनी जगह पर ही है, हम खुद पहुंचते हैं। तो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है, एनर्जी ट्रैवल करती है, मीडियम खुद कहीं नहीं जाता है। मैं बोल रहा हूं तो एयर के थ्रू मेरी आवाज स्टूडेंट्स तक जा रही है, मेरे मुंह के पास की हवा खुद स्टूडेंट के कानों में नहीं जा रही है, वो हवा वहीं पे वाइब्रेट होके वापस रेस्ट कंडीशन में आ जाती है। ओनली डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स। So it is the disturbance which travel and not the particles of the medium. The particle of the medium simply vibrate up and down, पानी में ऐसे और आवाज में to and fro about the mean position. Each particle of the medium receives energy little later than its predecessor. Little later than its predecessor. Again ये नोटबुक वाला ही एग्जाम्पल रिकलेक्ट करो, है ना। फर्स्ट वाले ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तो मैंने तो पास ऑन कर दी थी, लेकिन दूसरे को कब मिली? आधी सेकंड के बाद। तीसरे को कब मिली? और आधी सेकंड के बाद। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी ट्रांसफर में टाइम लगता है, राइट। सो हर पार्टिकल को एनर्जी उसके पहले वाले को मिली थी उससे थोड़ा लेट ही मिलेगी। Each particle of the medium receives energy little later than its predecessor. That is, there is always some time difference. और उस टाइम डिफरेंस को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। देयर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम। वो ऑलरेडी ये थर्ड पॉइंट के अंदर मैंने कहा कि भाई मीडियम खुद कहीं नहीं जा रहा है, मीडियम सिर्फ जो एनर्जी है उसको जाने के लिए हेल्प कर रहा है, राइट। रोड कहीं नहीं जाता है, जो व्हीकल है वो जा रहा है। एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस एट कांस्टेंट स्पीड। जैसा कि मैंने कहा, मैंने नोटबुक पीछे पास की, आधी सेकंड लगी, फिर दूसरे ने तीसरे को पास की, आधी सेकंड लगी, तीसरे ने चौथे को पास की, आधी सेकंड लगी। कांस्टेंट स्पीड पे एनर्जी ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से आवाज यहाँ तक पहुंच गई, अब ये वाले पार्टिकल्स आराम करेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद में भेजेंगे और आगे उनकी मर्जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनर्जी ट्रांसफर एक फिक्स स्पीड के साथ होता है। जैसे कि भाई साउंड की स्पीड है, फिक्स स्पीड है, जैसे 332 मीटर्स पर सेकेंड, ये स्पीड है 0 डिग्री पे, और आई थिंक 342 या ऐसी कुछ स्पीड है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो साउंड की स्पीड क्योंकि टेम्परेचर से काफ़ी ही डिपेंडेंट है, तो अलग अलग वैल्यूज यूज करते हैं। जनरली हम रूम टेम्परेचर 20 को मान के चले तो 342 या 340 ले लो राउंड ऑफ करके तो भी चलेगा। सेवेंथ वाला वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, ये दोनों टर्म्स को बहुत अच्छे से समझो। वेव वेलोसिटी यानी वेव की स्पीड, वेव की स्पीड। पार्टिकल वेलोसिटी यानी पार्टिकल के वाइब्रेट करने की स्पीड। ये दोनों ही चीज अलग अलग है। सो जिस स्पीड से एनर्जी जा रही है उसको हम कहेंगे वेव वेलोसिटी, और जिस स्पीड से पार्टिकल टू एंड फ्रो कर रहे हैं उसको हम कहेंगे पार्टिकल वेलोसिटी। दोनों ही अलग अलग है, उनके कैलकुलेशंस भी अलग अलग होते हैं। Wave velocity and particle velocity both are different things. Wave velocity is a velocity with which wave will move through the medium
एंड पार्टिकल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल वाइब्रेट्स, या तो ऐसे वाइब्रेट करेंगे या तो ऐसे वाइब्रेट करेंगे, डिपेंड्स वेदर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम, तो वो ऑलरेडी पीछे हमने ये वाले टॉपिक में देखा ही कि वो सेम ही है। यहाँ पर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड, तो वही मीडियम की खासियत है। तो आगे भी सेम ही चीज रिपीट हुई है, पर लेट्स से क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है कि क्या खासियत होनी चाहिए मीडियम की, राइट, सो दैट वो साउंड आगे ले जा सके। सो अगेन द सेम थिंग, मीडियम शुड बी इलास्टिक, वाइब्रेशंस के बाद पार्टिकल वापस अपनी जगह पर आ जाए। इनर्शिया होना चाहिए मीडियम के पास ताकि एनर्जी स्टोर कर सके और पीछे या अगले वाले पार्टिकल को पास कर सके। नेग्लिजिबल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, जितना जैसे हवा का तो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसीलिए हमारी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाती है। व्हेल को देख लो तो उसकी आवाज 500 किलोमीटर दूर तक जाती है, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स बहुत ही कम रेजिस्टेंस देते हैं, और उससे भी कम रेजिस्टेंस होता है सॉलिड्स में। रेलवे ट्रैक के पास में अपने कान रखो या रेलवे ट्रैक के पास खड़े रहो, ट्रेन दूर दूर तक नहीं दिखेगी, बट ट्रैक में से आवाज आती रहेगी रेल की। तो स्पीड सबसे ज्यादा है सॉलिड्स में, उसमें फ्रिक्शन कब से कम है। फिर सेकंड नंबर पे स्पीड आती है लिक्विड्स में, यानी खासकर पानी में, और गैसेस में तो काफी ही कम है। अगर मैं लिख कर बताऊं तो सॉलिड्स के अंदर खास करके आयरन, तो स्पीड कुछ आई थिंक 5200 मीटर्स पर सेकेंड है। लिक्विड में पानी की बात करूं तो आई थिंक 3200 या 3300 मीटर्स पर सेकेंड है, और गैस यानी हवा की बात करूं तो 330 या 340 मीटर्स पर सेकेंड ले लो। तो देखो कंपेयर करो, सबसे कम रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस, हवा में तो कुछ ज्यादा ही रेजिस्टेंस है। अगर कम होता तो मैं यहां से चिल्लाता और कितने ही दूर तक मेरी आवाज जाती। टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू वेव और वेव मोशन, ये सब थियोरेटिकल टर्मिनोलॉजी से इसका नॉलेज होना चाहिए। हायर क्लासेस में इन्हीं टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे वेव और वेव मोशन को, पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, इन चीजों को इक्वेशन के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले वाली टर्मिनोलॉजी है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये वाली मीन पोजीशन है। तो इस मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर जा सकता है, ऊपर नीचे सेम डिस्टेंस ही होते हैं। तो ये जो यहाँ पे मार्किंग पे जो नंबर मिलेगा, राइट, इस नंबर को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो मीटर या सेंटीमीटर में स्पेसिफाई करेंगे। बचपन में भी पढ़े ही होंगे, फ्रीक्वेंसी यानी कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है एक सेकंड में, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, राइट। अगर हम ऐसा कहते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मतलब 50 वेव्स प्रोड्यूस हो रही है एक ही सेकंड में। मैंने पहले भी डिस्कस किया, जैसे मेल की आवाज तो काफी मोटी होती है, तो मोटी आवाज मतलब लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी मतलब बाय डिफॉल्ट लॉन्ग वेवलेंथ। तो कुछ ऐसा ड्रॉ करके बता सकते हो कि भाई ये मेल की आवाज है। और कंपैरेटिवली वैसे ही अगर मैं फीमेल की आवाज कहूँ तो थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी की साइड पे जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब स्मॉल वेवलेंथ, और स्मॉल वेवलेंथ को हम ऐसे बताएंगे कि ऐसे ऐसी होती है, देखो वेव्स पास पास में है तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। हाउएवर ये ज्यादा पावरफुल होती है कंपेयर्ड टू लो फ्रीक्वेंसी वेव्स। तीसरी टर्मिनोलॉजी है टाइम पीरियड, राइट, डिनोटेड बाय कैपिटल टी, ऐसा यूनिट है इसका सेकेंड्स। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक वेव, ये हो गई पूरी एक वेव, इतना प्रोड्यूस करने में कितना वक्त लगा, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, राइट। सो एक वेव को प्रोड्यूस करने में जो भी टाइम लगा उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। नेक्स्ट आता है वेव लेंथ, यानी एक वेव की लंबाई, एक वेव की लंबाई, राइट। मेल की वेव की लेंथ ज्यादा होती है, फीमेल के वेव की लेंथ कम होती है। वो फटाफट फटाफट वेव्स प्रोड्यूस कर लेती है। मेल की
जो वेव्स है प्रोड्यूस होने में ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि टाइम पीरियड ज़्यादा है फीमेल की वेव्स का, वॉइस की वेव्स का टाइम पीरियड थोड़ा छोटा होता है। तो वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया क्रस्ट, इसको भी हम कह सकते हैं वेवलेंथ, ग्रीक अल्फाबेट लैम्बडा से डिनोट होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ, ऐसे भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं, या तो फिर स्टार्टिंग से ये एक यहाँ पर खत्म होने तक, इसको भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं। तो क्वेश्चंस में अगर आए तो या तो ऐसे आइडेंटिफाई करो, राइट, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस होगा x1, यहाँ पे कुछ मार्किंग होगी x2, तो x2 माइनस x1 तुम्हें मिल जाएगी वेवलेंथ। या तो ट्रफ को ले रहे हो तो यहाँ पे कुछ मार्किंग होगी, यहाँ पे कुछ मार्किंग होगी, उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी मिल जाएगी वेवलेंथ। या तो क्रस्ट और ट्रफ के टर्म्स में, या तो कॉम्प्रेशन और रेरफेक्शन के टर्म्स में। कॉम्प्रेशन और रेरफेक्शन को भी हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी ऑलरेडी पहले देखा। जिस वेलोसिटी के साथ एनर्जी मूव करती है मीडियम से, उसको हम कहते हैं वेव वेलोसिटी, और जिस वेलोसिटी से पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं उसको हम कहते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। दोनों का ही वेलोसिटी है, यानी यूनिट तो सेम ही रहने वाला है। ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट होती है और टाइम पीरियड है टी से। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन है एफ इज इक्वल्स टू 1/t। इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहे हम तो ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो डेरिवेशन में ऐसा डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हावेवर इसका डेरिवेशन कुछ हम ऐसे, पहले कंसीडरेशन आता है, तो लेट एफ बी फ्रीक्वेंसी एंड टी बी टाइम पीरियड। फिर नेक्स्ट इसमें कुछ डायग्राम तो नहीं है। फिर एफ बी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि दैट मीन्स के एफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। तो वन वेव प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा? वन वेव इज प्रोड्यूस्ड इन कितना टाइम लगेगा? इन 1/f सेकेंड। बट हमको तो पता है कि वन वेव इज प्रोड्यूस्ड, राइट, बट वन वेव इज प्रोड्यूस्ड इन टाइम पीरियड t। तो ये चीज क्या हो गई? t विल बी इक्वल टू 1/f। फिर से एक और बार देखो, f वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, तो एक वेव प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता है? 1/f। अब एक वेव प्रोड्यूस करने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड t। तो अल्टीमेटली ये जो टाइम है वो है टाइम पीरियड। सो इस तरह से रिलेशन आया, t इज इक्वल्स टू 1/f। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज और टाइम पीरियड का यूनिट है सेकेंड। अल्टीमेटली हर्ट्ज और सेकेंड के बीच में भी ये रिलेशन है कि हर्ट्ज इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स या 1/सेकेंड। फिर नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और टाइम पीरियड, इन तीनों के बीच में रिलेशन, राइट। सो इसके अंदर हम लेंगे वंस अगेन कंसीडरेशन कि भाई लेट एफ बी फ्रीक्वेंसी, वी बी वेलोसिटी ऑफ वेव, पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है ये, वेव की वेलोसिटी है, और टी इज टाइम पीरियड। इज वर्ड यूज करो या बी वर्ड यूज करो, टाइम पीरियड, राइट। सो एफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई एक सेकेंड में। सो टी इक्वल टू टाइम पीरियड, ये जो डेरिवेशन है इसको कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड्स। कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा? लैम्डा। डायग्राम से हम पता लगा सकते हैं, इसके सपोर्ट में हम डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ ऐसा कि भाई लेट्स सी ये एक वेव है, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है वेवलेंथ लैम्डा,
और इतनी वेव प्रोड्यूस करने में जो टाइम लगा है वो है टी। तो डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड्स, मतलब ये वेव का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और टी सेकेंड में लैम्बडा डिस्टेंस दूर तक ये डिस्टरबेंस पहुंच गया, यानी एक वेव दूर। सो डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड्स इज लैम्बडा। फिर उसके बाद में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन टी। बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। सो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन टी। अब हमको तो रिलेशनशिप चाहिए एफ वी और टी में, तो ये भी एक रिलेशनशिप है और इसके अंदर हम सब्सटीट्यूट करेंगे कि सब्सटीट्यूटिंग 1 अपॉन टी, सब्सटीट्यूटिंग 1 अपॉन टी इक्वल टू एफ, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लैम्बडा। तो ये आ गया रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। फिर से एक और बार, लेट एफ रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, वी विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी, टी रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड। डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड्स, राइट, मतलब कि मैं अभी से शुरू करूं तो एग्जैक्टली टी सेकेंड्स के बाद में जो डिस्टरबेंस था एक वेवलेंथ दूर पहुंच गया, लैम्बडा डिस्टेंस दूर पहुंच गया, ये कंसेप्ट है। सो टी सेकेंड्स में अगर वो लैम्बडा डिस्टेंस दूर जा रहा है तो एक सेकेंड में कहां पे पहुंचा, लैम्बडा अपॉन टी, मैथमेटिकल कन्वर्जन। और एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो तो कंसेप्चुअली उसका मतलब होता है वेलोसिटी। सो v इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय टी, ये सब्स्टिट्यूशन, एंड अल्टीमेटली वी गेट द रिलेशनशिप बिटवीन v इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा। कंपैरिजन ऑफ लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स, राइट, लाइट वेव्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स हायर क्लासेस में है। सो साउंड वेव्स और लाइट वेव्स के बारे में कंपैरिजन, साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स है, यानी इनको मीडियम चाहिए। लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इनको मीडियम नहीं चाहिए। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब के कॉम्प्रेशन और रेरफ्रैक्शन की मदद से ये आगे बढ़ती है। लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स है, मतलब के क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, इसमें कॉम्प्रेशन और रेरफैक्शन बनता है, उसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। एम्पलीट्यूड टेल्स यू अबाउट द वॉल्यूम, कि भाई कितना ज्यादा है, ये जो हम ऐसी ड्राइंग करते हैं ना उसमें ये जो एम्पलीट्यूड है ये बता देगा वॉल्यूम। इसमें एम्पलीट्यूड बताएगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब कितनी ब्राइटनेस है। लाइट्स बंद हो तो ब्राइटनेस रूम में कम रहती है, वैसे तो इंटेंसिटी, ब्राइटनेस एक अलग वर्ड है। हम ऐसा कह सकते हैं कि दरवाजे बंद है, लाइट बंद है तो इंटेंसिटी कम है, दरवाजे खोल दो, लाइट्स ऑन कर दो, खिड़कियां खोल दो तो इंटेंसिटी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पिच, इसको इग्नोर कर सकते हो। यहां पर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कलर, हम देखते हैं ना अलग अलग कलर, लाल, नीला, नीला, पीला। तो फ्रीक्वेंसी, लाइट वेव्स में फ्रीक्वेंसी को हम सिंपल भाषा में कहेंगे कलर, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को सिंपल भाषा में कहेंगे पिच। पिच के बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन में नहीं जा रहा, वो 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है तब ज्यादा डिस्कस करेंगे। स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 330 मीटर्स पर सेकेंड। वैल्यू को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग बुक अलग अलग वैल्यूज यूज करती है, राइट। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में जो भी वैल्यू क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है उसको यूज करो। लाइट की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, फटाका फूटता है दूर तो उसकी रोशनी हमें पहले दिखती है, आवाज थोड़ी देर के बाद में आता है, क्योंकि डिफरेंस ट्रिमेंडस है। ये 330 मीटर पर सेकेंड, ये 3 लाख मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाती है। साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में ट्रैवल करता है स्पीड में, जबकि लाइट सॉलिड्स में काफी धीरे धीरे ट्रैवल करती है। सॉलिड्स यानी कांच के थ्रू, सॉलिड्स मतलब ये जो ओपेक सॉलिड्स होते हैं वहां से तो लाइट निकल ही नहीं पाती। तो जो ये सॉलिड्स है जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो इनमें से लाइट काफी स्लो ट्रैवल करती है, बट साउंड काफी फास्ट ट्रैवल करता है सॉलिड्स में। तो ये कुछ डिफरेंस है लाइट वेव्स और साउंड वेव्स के। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर लाइट में अपलोड करूँगा। मेक श्योर चैप्टर देखे, नोट्स लिखे, टेक्स्ट बुक पढ़ के भी नोट्स लिखे, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में पूरा चैप्टर था, तो मेमोराइज कर ले, समराइज कर ले, खुद की लैंग्वेज में भी इसको लिखे, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। बाय बाय।